नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7 बज चुके हैं और देश में वैक्सीन को लेकर एक तरफ मार की स्थिति है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी आर पार है। देश को 2 अरब वैक्सीन डोज की जरूरत है। ये जरूरत कब कैसे पूरी होगी और कैसे हिंदुस्तान कोरोना की ये जंग जीतेगा, सबके मन में ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताएंगे सियासत और वैक्सीन की जारी जंग का ये पूरा का पूरा खेल। इसके अलावा बात करेंगे गंगा में मिल रहे शव को लेकर मचे घमासान की भी। लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की ये मिल रही है सरकार की ओर से। अब बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा गया है जुलाई में भारत में बनेगी स्पुतनिक वैक्सीन। जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। स्पुतनिक की 15.6 करोड़ डोज बनाई जाएगी, बाजार में उपलब्ध होगी स्पुतनिक वैक्सीन। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर तक मॉडर्ना फाइजर का टीका भी संभव है। इस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है। देश में वैक्सीन की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, राज्य और केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर आर पार की जंग लड़ रहे हैं। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है। दिल्ली में कई केंद्र बंद कर दिए गए हैं। वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच एक अच्छी खबर आई है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जल्द ही बाजारों में मिलने लगेगी। अगले सप्ताह से ये बाजार में मिलने लगेगी। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन होगा। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। नीति आयोग का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार हर स्तर पर काम हो रहा है। अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की उपलब्धता देखें तो कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें से 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन, 75 करोड़ डोज कोविशील्ड, 30 करोड़ बायो-ई सब यूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ जायडस कैडिला डीएनए, 20 करोड़ नोवा वैक्सीन, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होगी। इसके अलावा दूसरी विदेशी वैक्सीन भी आ सकती है। देश में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की आबादी 95 करोड़ है। सबकी दोनों डोज मिलाकर 2 अरब डोज की जरूरत होगी। ऐसे में विपक्ष लगातार दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देने की बात कर रहा है, जिस पर सरकार काम करने की तैयारी कर रही है। To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 7-6 months, or 5 months actually, will be made in India. For India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं रोका हुआ। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को कहा था कि वैक्सीन केंद्रीय तौर पर खरीदकर मुफ्त लगाई जाए। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यूपी महाराष्ट्र से लड़ेगा, महाराष्ट्र ओडिशा से, ओडिशा दिल्ली से। भारत कहाँ है? इससे भारत की छवि बिगड़ती है। भारत को एक देश के तौर पर सभी राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। हम जब वैक्सीन निर्माताओं से अलग अलग राज्यों की जगह एक भारत के तौर पर संपर्क करेंगे तो हमारे मोल भाव की ताकत बढ़ेगी। केजरीवाल का यह बयान वैक्सीन खरीदने को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली समेत 11 राज्यों के ग्लोबल टेंडर निकालने के फैसले को लेकर आया है। दिल्ली सरकार बार बार केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही है। मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे, हमने की, उसकी वजह से तंगी आई है।
वैक्सीन की कमी पर जब सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पर ले रखा है तो सरकार की चुनौती बढ़ी। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जमीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के अलावा अन्य निर्माताओं से कराने को लेकर सरकार राजी है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। हम इस वक्त मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं, जो कि मुंबई के परेल इलाके में है। इस इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की सेंटर की तरफ से परमिशन मिल चुकी है और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट की तरफ से फंड्स भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के लिए। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी अगर माने तो एक नई फैसिलिटी तैयार की जाएगी जो बायो सेफ्टी लेवल 3 की फैसिलिटी होगी, नेगेटिव प्रेशर उसमें होगा, वहां पर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा। वैक्सीन का संकट कब दूर होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले 1 हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफी अधिक थी, उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है, उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में भी 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां सख्त लॉकडाउन लगा रहना चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का गैप बढ़ा दिया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर अब नए निर्देश जारी किए गए हैं। एक एक करके आपको समझा देते हैं। आप देखिए, कोवैक्सीन की पहली डोज पहले 6 से 8 हफ्ते गैप था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। 12 से 16 हफ्ते के गैप के बीच आप दूसरा डोज ले पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले, कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति हैं, उनको लेकर भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ की चर्चा करी है और उनको जो उनसे साइंटिस्ट का जो व्यू बना है कि अगर इन्फेक्शन हो जाती है एक बारी तो एंटीबॉडीज रहती हैं, प्रोटेक्शन रहती है। ये चीज़ अब क्लियर होती जा रही है, क्योंकि पहले पीरियड लंबा फॉलोअप नहीं थे, 6 महीने तक फॉलोअप हो गए, इससे लंबे फॉलोअप हो गए, तो ये दिखता है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगा। तो जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, रिकवरी के 6 महीने के बाद वो वैक्सीन के लिए जाएं, वैक्सीनेशन के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कोविशील्ड को लेकर एकमात्र ये वैक्सीन है जिसको लेकर फिलहाल सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला किया गया है। उधर केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना के खतरे से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए तमाम राज्यों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है। राहत की बात यह है कि लॉकडाउन का असर दिखा और लॉकडाउन के बाद कई राज्यों में केस घटे हैं, जिसके बाद अब तमाम राज्यों ने फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार में 25 मई तक बढ़ गया है लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ गया है। अब 1 जून तक वहां पर इसको लागू रखा जाएगा, जबकि झारखंड में लॉकडाउन 27 मई तक किया गया है। तेलंगाना की बात करें, दक्षिण के इस राज्य में 10 दिनों का लॉकडाउन लागू हुआ है। 22 मई तक ये यूं ही जारी रहेगा, जबकि गुजरात के 36 नए शहरों में नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का फायदा दिख रहा है, इसी वजह से राज्य सरकारों की ओर से अपने अपने राज्य को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना काल बनकर कहर बरपा रहा है। अब तक कोरोना से एएमयू के 19 प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। इस आफत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां पर हालात का जायजा लिया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इन दिनों खौफ के साए में डूबा हुआ है। कोरोना वायरस इस विश्वविद्यालय में कहर बरपा रहा है और अब तक इस वायरस की मार से यहाँ के 19 प्रोफेसर्स की जान जा चुकी है। डर का आलम इस कदर है कि विश्वविद्यालय में मौत का तांडव मचा रहे वायरस को एएमयू स्ट्रेन तक कहा जाने लगा है। का जो आंकड़ा है इसको लेकर के कैंपस के अंदर एक बेचैनी और डर का माहौल तो बना है और इसका नोट लेते हुए हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी पिछले 2-3 दिन पीछे एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपना एप्रीहेंशन जाहिर किया है कि कैंपस और कैंपस के इन एंड अराउंड जो है मौतें हो रही हैं काफ़ी तादाद में। तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट वायरस हो जिसकी वजह से वो फैटल हो और यहाँ के लोगों को अफेक्टेड कर रहा हो इसकी डेथ। तो इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए। हालात ऐसे हैं कि एएमयू के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मौतों के चलते यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान तक में जगह कम पड़ रही है। कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, हमें व तुम्हें अल्लाह बख्शे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस कब्रिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में जनाजों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना की चपेट में इस विश्वविद्यालय की फैकल्टी जो है वो शिकार हो रही है, उसको लेके पूरी यूनिवर्सिटी सख्ते में है। आलम यह है कि कब्रिस्तान में हर रोज लगभग 5 से ज्यादा जो जनाजे हैं वो पहुंचते हैं और उनके लिए जगह ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। ये भी सच है कि कई बड़े बड़े दिग्गज प्रोफेसर जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं और ऐसे में पूरे विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच एक तरीके से मातम पसरा हुआ है। एक खौफ का भी माहौल है क्योंकि जिस तरह से लगातार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कोरोना के एएमयू स्ट्रेन की बात की है जिससे लगातार मौतें बढ़ती चली जा रही हैं, वो भी एक चिंता का सबब है। दहशत और डर के इस माहौल के बीच जमीनी हालात का जायजा लेने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एएमयू पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तमाम अधिकारियों से कोरोना के खतरे को लेकर चर्चा की। साथ ही विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ डॉक्टर से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। योगी ने यहाँ वैक्सीनेशन तेज करने का भी निर्देश दिया ताकि कोरोना वायरस की मार के बीच लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जा सके। कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। बीते दिनों एएमयू के वीसी तारिक मंसूर ने भी आईसीएमआर को पत्र लिखकर सैंपल की जांच की मांग की थी ताकि विश्वविद्यालय में फैले कोरोना वायरस के वेरिएंट के बारे में सही जानकारी मिल सके। आईसीएमआर की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के तहत वाइस चांसलर साहब ने सैंपल भेज दिया कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी जो है शोध का विषय होता है कि नए वेरिएंट का या किसी तरह का स्ट्रेन हो तो उसकी भी एपिडेमोलॉजी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक इंटीग्रेटेड बायोलॉजी जो पार्ट है सीएसआई का वहाँ केटर हो सके। यूपी में कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और वो लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। यही वजह है कि एएमयू में लगातार मौतों से हालात बिगड़ते देख सीएम खुद वहां की जानकारी लेने पहुंच गए। एएमयू के बाद योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में भी गए। देवसैनी गांव में योगी आदित्यनाथ ने लोगों का हालचाल जाना, साथ ही जानकारी ली कि उन तक सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं। यूपी में कोरोना के केस में बीते कुछ दिनों में लगाम लगी है। सरकार की कोशिश है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाकर इसकी रफ्तार को रोका जा सके। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहाँ पर आया हूँ। पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हम देखेंगे तो ये संख्या 12 दिन के अंदर 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है। हालांकि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में और एएमयू में वायरस का खतरा अब भी सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सरकार की कोशिश यही है कि जल्द इन जगहों पर भी कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जाए। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम के साथ मौसमी सिंह, आज तक। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बक्सर में गंगा के घाट पर शव मिलने पर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि पटना में भी गंगा नदी में लावारिस शव पाए गए हैं। ये पूरी खबर आपको दिखाएं उसके पहले आपको बताते चले, पटना में गंगा में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से अब एनएचआरसी ने केंद्र, यूपी और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। गंगा नदी में शव मिलने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। एनएचआरसी ने मामले में 4 हफ्ते के भीतर ही रिपोर्ट मांगी है। बक्सर में गंगा के घाट पर मिले शवों पर शक संशय अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ कि अब बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा की लहरों पर शवों के बहने की तस्वीरें सामने आ गई। ये पटना का गुलाबी घाट है। गंगा नदी में लावारिस शव बह रहे हैं और ये तस्वीरें कोरोना काल में सरकार के गुलाबी दावों पर सवाल भी उठा रही हैं। गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में बक्सर के बाद अब राजधानी पटना में भी 2 लाशें गंगा नदी में नजर आ रही हैं। पटना के गुलबी घाट की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 कोरोना मरीजों की ये लाश बीते कई घंटों से गंगा नदी में नजर आ रही है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ये कहा है कि इन लाशों को विधि पूर्वक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा और इस बात पर पूरी नजर रखी जा रही है कि लोग मरीजों के शव को गंगा नदी में न प्रवाहित करें। खासतौर पर पटना में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन को सूचना दिए जाने के घंटों बाद तक ये 2 लाशें आपको वहां पर अभी भी नजर आ रही होंगी। अब से कुछ देर पहले इन लाशों को हटाने की कोशिश की गई। एक नाव के जरिए जो कर्मी थे उन्होंने लाश को हटाने की कोशिश की, लेकिन वापस से उस लाश को वहीं पर छोड़कर वो वापस आ गए हैं। जिस तरीके से बिहार में नदी में लाशें मिल रही हैं, पटना हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से उन लाशों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है इस पर जवाब मांगा है। लहरों पर खत्म हो चुकी सांसें तैर रही हैं। अपनों को महामारी से बचा लेने वाली आसें तैर रही हैं। ये शव किसके हैं, कहां के हैं, कहां से बहकर आए हैं, इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन शव प्लास्टिक में लपेटे हुए हैं, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये शव कोरोना संक्रमित के हैं। लाश तो ज्यादा नहीं, 2 है। अच्छा, तो दोनों क्या प्लास्टिक का उसमें लपेटा? ना, ये वो है। किसका, क्या में लपेटा है? प्लास्टिक वाला है। प्लास्टिक वाला है। अभी तक हटाया क्यों नहीं है लाश यहाँ से, नदी से? वो हटाया, होने से दह के आया है तक। कब, कितने देर से ये लाश तैर रहा है? पता नहीं है। तुम कितने देर से देख रहे हो? हम तो आए हैं 2 बजे। 2 बजे। दोनों एक माने एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है क्या? हाँ, एक बच्चा है। तो बच्चे का लाश क्या में है, वो भी लपेटा हुआ है? ना, वो भी लपेटा हुआ नहीं है। ऐसे कुछ आप लोग को बोला गया हटाने के लिए? हटाने का बोल दहा ही न रहा था। बक्सर के चौसा में जब गंगा किनारे 1-2 नहीं बल्कि कई सारे शव बहते नजर आए थे, तो पड़ोसी प्रदेश यूपी से शव बहकर आने की बात कहकर अधिकारियों ने बचने की कोशिश की थी। अब जब राजधानी पटना में इसी तरह शव मिले हैं, तो यहाँ अधिकारी लोगों से शव नदी में न फेंकने की अपील कर रहे हैं। सूचना मिली है, हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है, जो लावारिस शव है उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें। और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं अपने गुलबी घाट, बांस घाट और खाजे कला घाट पर। वहाँ इलेक्ट्रिक से भी है और लकड़ी से भी है और दोनों निःशुल्क है, फ्री में हो रहा है। तो कहीं इधर उधर शव को नहीं फेंकें और हम लोगों को सूचना मात्र दे दें। अगर नहीं भी लाना चाह रहे हो तो हमारा सेल बना हुआ है, उसको ला करके विधि पूर्वक हम लोग उनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे।
हालांकि बक्सर का जिला प्रशासन अब भी शवों के यूपी से आने के दावे पर अड़ा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी के लिए यूपी की सीमा के पास नदी में जाल भी लगाया, जिससे साबित भी हुआ कि बक्सर में मिले शव यूपी की ओर से आए थे। अगर हम चौसा में डालते हैं तो वो कम से कम 4-5 दिन में काफी आगे जाके बॉडी निकलेगा। तो एक हम लोगों का ऑब्जर्वेशन में था। उसके बाद जो हम लोगों ने हम लोग की टीम जो है वो अपस्ट्रीम जो है वो गाजीपुर तरफ भी गई थी और हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि कुछ बॉडी जो है वहाँ से भी फ्लो होकर आ रही है। तो हम लोगों को एक लगा कि बॉडी जो है वहाँ से हम लोग का फ्लो होकर आ रहा है और चूँकि ये गंभीर विषय है और हम लोगों को जो भी मृत्यु हुई है, जो भी सब है, उनका एक सम्मान होना चाहिए। शवों को इस तरह लावारिस हाल में नदी में फेंके जाने के मामले सिर्फ बिहार में ही सामने नहीं आ रहे हैं। यूपी के उन्नाव के एक इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घाट के किनारे कई शव उतराते नजर आए। नाव सवार ने जब घाट के किनारे पड़े शवों को देखा तो वो दंग रह गया। माना जा रहा है कि इन शवों को गंगा किनारे ही दफनाया गया है। उन्नाव के बक्सर घाट में हम आपको वो दिखाते हैं जो देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये घाट के पास वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग मजबूरी में खुले में ही दफनाने के लिए मजबूर हैं और फिर जब जानवर उन लाशों को खोद कर निकालते हैं तो उनकी लाशों के छत विकृत टुकड़े बाहर दिखने के लिए आजकल चर्चा में है इलाका। आप देख सकते हैं ये जो कुत्ते हैं ये नदी तैर करके गए हैं उन जगहों पर जहां लाशों को दबाया गया है और अब चूंकि प्रशासन को इस बात के लिए सवाल उठे हैं तो अब वहां पर एक नाव लगाई गई है और नाव से बाकायदा जा करके वो इंसान भगाने की कोशिश कर रहा है जिससे लाशों को खोदा न जा सके। संक्रमण का खतरा कितना वहां पर बढ़ रहा है इस बात को आप समझ सकते हैं। उधर कल ईद है। कोरोना के संकट के बीच लोगों से घरों पर ही ईद का त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। हालांकि ईद से पहले कुछ शहरों में बाजारों में भीड़ नजर आई जो महामारी के दौर में बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में अपील यही है कि अपने अपने घरों में रहकर ही ईद का त्योहार मनाएं। ईद मुबारक सारे देशवासियों को और खास के ऐसे मौके पर आपके मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि वो जो प्रोटोकॉल है सरकार का उसको फॉलो करें, इसलिए कि महामारी से आज हम लड़ रहे हैं, पूरा देश पूरा विश्व लड़ रहा है और उसमें सबका सहयोग चाहिए और आपका भी सहयोग चाहिए। बाहर कोरोना बैठा है, आपके घर में कोरोना सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब आप बाहर जाएंगे और साथ में आपके साथ कोरोना घर पे आएगा, आपको भी तकलीफ देगा, आपके घर वालों को भी तकलीफ देगा। अगर आपको वाकई सुरक्षित रहना है तो आप घर के अंदर नमाज पढ़ें, नमाज अदा करें घर के अंदर। कोरोना की भयावहता के बीच अच्छी खबरें भी सामने आ रही है। कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो संक्रमण की दर भी कम हो रही है। राजधानी दिल्ली में तो केस कम हुए ही हैं, पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर अब 14% तक पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत भी अब घट गई है। दिल्ली में नए केस घट गए, पॉजिटिविटी रेट घट गया, एक्टिव केस घट गए, ऑक्सीजन की खपत घट गई। कोरोना संक्रमण की दिल दहला देने वाली तमाम खबरों के बीच राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। अब इसे लॉकडाउन का असर कहें या कुछ और, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नीचे आ गई है। सबसे राहत की खबर यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से कम हो रहा है। 8 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 17,364 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 23.34%। 9 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 13,336 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 21.67% हो गया। 10 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,651 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 19.10%। 11 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,481 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 17.76%। 12 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 10,489 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 14% रह गया।
दिल्ली में एक समय पिछले करीब 15 दिन पहले कोरोना के केसेस एकदम बाढ़ की तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 35% पहुंच गया था। 80,000 से लेके 1 लाख टेस्ट रोज हो रहे थे और उसमें लगभग 27,000 तक मरीज आए हैं। 27-28,000 तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। कैसे बचाओगे? 4 दिन से डॉक्टर ने बोलेंगे कुछ करिए, ऐसा की जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर का इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? ये वही दिल्ली है जहां कुछ दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गया था। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े थे। अस्पतालों में मरीजों को एडमिट कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। और अब दिल्ली में केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। लोगों का भरोसा भी बना है कि दिल्ली में कोरोना उतार पर है। लगता है दिल्ली की सांस दोबारा वापस लौटने लगी है, क्योंकि आंकड़े जो बताते हैं उसमें चौतरफा राहत की खबर है। जहां रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या कम हो रही है, वहीं पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की जरूरत भी अब कम पड़ने लगी है और बिस्तर भी लोगों को मुहैया हो पा रहे हैं। लेकिन बस दुआ यही कीजिए कि जो मेहनत सरकार और दिल्ली वालों ने मिलकर की है, वो इसी तरीके से ग्राफ का स्तर बरकरार रखे। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। पिछले 24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में तो ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। ऑक्सीजन की लड़ाई तो कोर्ट तक पहुंच गई थी, जिसमें कोर्ट ने तय किया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन अब दिल्ली में केस घटने के बाद ऑक्सीजन की खपत भी कम हो गई है। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सरप्लस ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को देने की सिफारिश की है। आज हमने फिर से सारी चीजों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है, इससे ऊपर जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, जरूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना केस कम होने के साथ ही इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या दिल्ली में कोरोना का पीक गुजर चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि मामले तो कम हुए हैं, लेकिन अभी कंफर्ट जोन नहीं आया है। थोड़ी सी लगता है आशा की किरण नजर आ रही है कि जो बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं। जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफी माने जाएंगे। दिल्ली में कोरोना अभी न तो गया है और न ही इसका खतरा कम हुआ है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। रोजाना अस्पताल में भर्ती होने वालों से ज्यादा तादाद उनकी है जो अस्पताल से ठीक होकर घर जा रहे हैं। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि अस्पतालों में ना तो अब बेड की किल्लत है और ना ही ऑक्सीजन की। दिल्ली सरकार के ऐप में भी दिख रहा है कि अस्पतालों में बेड मौजूद हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने। दिल्ली सरकार खुश है कि कोरोना यहां उतार पर है। पहले जहां अस्पताल में बेड के लिए मारामारी थी, अब सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में बेड का कोई अकाल नहीं है। तमाम अस्पतालों में बेड ही बेड हैं। ये दिल्ली सरकार का ऐप है
जिस पर कोरोना काल में अस्पतालों का पूरा हाल दर्ज है। इस ऐप से ही पता चलता है कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। इस ऐप में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में खाली बेडों की तादाद दिखाई जा रही है, लेकिन क्या बेड वाकई खाली हैं? वाकई आम लोगों को बेड उपलब्ध हैं? दिल्ली सरकार ने यह दावा किया है कि अब स्थिति बेहतर हो रही है और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। कितने बेड्स अवेलेबल हैं इसका पता हम लगाएंगे। आज एक रियलिटी चेक करेंगे। दिल्ली कोरोना ऐप जो सरकार ने जारी किया था उस पर जितने भी आईसीयू बेड्स अवेलेबल दिखा रहे हैं, हम उन सारे अस्पतालों को एक एक करके कॉल करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि कितने बेड्स असल में खाली हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली के अस्पतालों के नंबर डायल किए, लेकिन तमाम अस्पतालों में किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें 21 बेड खाली हैं, इसके लिए 4 नंबर दिए गए हैं, जिसमें से 1 नंबर गलत है और बाकी के 3 नंबरों पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। 2 अस्पतालों के 5 फोन नंबर दिल्ली कोरोना ऐप पर दिए गए हैं, जिनमें से किसी पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा। दिल्ली सरकार के ऐप पर दर्ज अस्पतालों में बेड तो खाली दिख रहे हैं, आईसीयू बेड भी खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। यहाँ कोई फोन उठाता ही नहीं। अगर फोन उठाता भी है तो जवाब मिलता है कि बेड खाली नहीं है। हेलो जी, सत्यभामा हॉस्पिटल। जी सर, आईसीयू बेड खाली है क्या कोविड पेशेंट के लिए आपके पास? सॉरी सर, अभी तो कोई बेड खाली नहीं। हेलो, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट। यस सर। मैम, आपके पास कोविड आईसीयू बेड खाली है क्या? अभी कोई बेड नहीं खाली सर, सॉरी। हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली के 14 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फोन किया। एक अस्पताल ने माना कि वहां आईसीयू बेड मौजूद हैं। धर्मवीर हॉस्पिटल। हाँ जी सर। मैम, आईसीयू बेड खाली है आपके पास कोविड पेशेंट्स के लिए? हाँ जी सर। अस्पतालों में घंटों कॉल करने का नतीजा ये रहा कि या तो फोन नहीं उठा, और अगर उठा तो ज्यादातर जगहों पर बताया गया कि वहां आईसीयू बेड खाली नहीं है। 2 अस्पतालों ने ये माना कि उनके यहाँ आईसीयू बेड है, लेकिन वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है। हेलो जी, सुशीला हॉस्पिटल। हाँ जी। मैम, आईसीयू बेड खाली है क्या आपके पास कोविड पेशेंट है? हाँ जी सर, आईसीयू बेड आपको, वेंटिलेटर बेड अवेलेबल। वेंटिलेटर नहीं है? हाँ जी सर, वेंटिलेटर नहीं। तो ये है दिल्ली के अस्पतालों का हाल। घटते केसों पर सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बेशक कोरोना संक्रमण घटा है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन अस्पतालों की लापरवाहियां कम नहीं हुई हैं। हमने 14 दिल्ली सरकार के और प्राइवेट अस्पतालों को कॉल करके ये जानने की कोशिश की कि कोरोना के पेशेंट्स के लिए आईसीयू के बेड उपलब्ध है या नहीं, और आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ एक अस्पताल ने यह माना कि उनके पास आईसीयू में बेड कोविड मरीजों के लिए है। ये हालात तब हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि राजधानी के हालात सुधर रहे हैं और तमाम अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट्स के लिए आईसीयू में बेड्स उपलब्ध हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। और अब बात कोरोना के वाराणसी मॉडल की। पिछले महीने कोरोना का कहर झेलने वाला पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र अब इस महामारी से उबरता नजर आ रहा है। कोरोना के रोजाना के केस काफी हद तक कम हो गए हैं। वाराणसी ने ये कैसे किया कमाल, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी की इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये शहर महज कुछ दिन पहले ही कोरोना की भयंकर चपेट में था। ये कुछ दिन पहले की ही तस्वीर थी जब अस्पतालों में चीख पुकार मची थी। शमशान घाटों पर अनवरत चिताएं जल रही थी, लेकिन महज 20-25 दिन के भीतर पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के करीब पहुंच गया है। भगवान शंकर की नगरी में कोरोना के रोजाना के मामले अब काबू में आ गए हैं।
हालांकि अभी ये दावा करना जल्दबाजी हो सकता है कि वाराणसी महामारी से लड़ाई जीत गया है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कोरोना की दूसरी लहर का पीक वाराणसी से गुजर चुका है। कि वाराणसी की पॉजिटिविटी है वो 10-11% रह गई है। हमारे जो केसेस एक टाइम में 2000 से लेके 2100 प्रतिदिन आते थे और एक समय बढ़कर 2700 प्रतिदिन हो गए हैं, वो केसेस घट के 700-800 प्रतिदिन रह गए हैं। जो बेड्स की अवेलेबिलिटी थी वो शुरुआत में अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो 1000 हुआ करती थी, आज वर्तमान में हमारे 2800-2900 बेड अवेलेबल हैं। वाराणसी यूपी के उन 4 शहरों में शामिल था जहां अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी। यहाँ संक्रमण की दर काफी तेज थी। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यहाँ कोरोना की लहर अपने चरम पर थी। केस बढ़े तो अव्यवस्थाएं शुरू हुई, ऑक्सीजन वाले बेड की कमी पर हाहाकार मचा, लेकिन प्रशासन ने कोरोना की इस चुनौती को स्वीकार किया। जिन विकास खंडों में ज्यादा संक्रमण था उनके 76 गांवों को चिन्हित किया गया। उसमें भी दवाइयों के वितरण का काम शुरू हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 72,000 परिवारों तक दवाइयां पहुंचाई गई। टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई। सैंपलिंग के लिए 100 टीमों को बनाकर रोजाना 8,000 से 9,000 सैंपल कलेक्ट किए गए। सैंपलिंग के जल्दी नतीजों के लिए RNA एक्सट्रैक्टर मशीन भी मंगाई गई। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के नतीजे ये हुए हैं कि 25 अप्रैल से लेकर मई के पहले हफ्ते तक ये कार्य सतत प्रयास से संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। अब नतीजा ये है कि वाराणसी की पॉजिटिविटी 10 से 11% तक ही रह गई। जहां एक दिन में संक्रमण 2000 और 2100 तक आने लगे थे और 2700 तक गए थे, ये केस घटकर 700 से 800 ही प्रतिदिन रह गए। एक समय संक्रमण दर 38 से 39% हो गई थी, वो घटकर 21 से 22% पर आ गई है। कुल मिला के अच्छा मैनेजमेंट हम लोगों का अप्रैल लास्ट वीक से लेके मई फर्स्ट वीक के अंत तक जो हुआ, उसका नतीजा ये है कि आज मई के सेकंड वीक में इस कोरोना के सेकंड वेव को अरेस्ट करने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन इसी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस वेव की आगे तक तैयारी और अगली थर्ड वेव की प्रेडिक्शन की कोई है तो उसकी तैयारी आगे चालू है। जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई का सवाल है तो पहले जहां 1900 सिलेंडर की सप्लाई होती थी, अब वो 4500 सिलेंडर की हो गई है। बनारस और आसपास के इलाके में ऑक्सीजन के जितने प्लांट बंद पड़े थे उन्हें चालू करा दिया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस और टैंकर के माध्यम से भी ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बरकरार है। वाराणसी मॉडल ने साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान शंकर की नगरी फिर अपने पुराने रंग में लौट आएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। कोरोना से बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये चिंता देश के हर माता पिता को खाई जा रही थी। भारत में अब जाकर नीति निर्धारकों की नींद टूटी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल की इजाजत दे दी है। सवाल 45 करोड़ बच्चों का था। सवाल मासूमों के माता पिताओं की चिंता का था। सवाल यह था कि कोरोना की दूसरी लहर जब इतनी तबाही ला सकती है तो तीसरी लहर के दायरे में आने वाले बच्चों की जिंदगी कैसे बचेगी, क्योंकि जानकार लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर में जोखिम बच्चों को ज्यादा है। हमेशा की तरह हम देर से जागे, लेकिन अब राहत भरी खबर आई है। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दूसरे और तीसरे फेज की ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई है। वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी ट्रायल को हरी झंडी दिखा दी। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 से 18 साल के एज ग्रुप के 525 बच्चों पर दिल्ली, पटना और नागपुर सहित देश के अलग अलग अस्पतालों में किया जाएगा। ये बच्चों के लिए कोई अलग वैक्सीन नहीं है, ये भारत बायोटेक की वही कोवैक्सीन है जो भी कोविशील्ड के साथ साथ भारत के टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल की जा रही है। कोवैक्सीन के प्रबंधक पहले से कहते रहे हैं कि वो इसके लिए तैयार है। Can your vaccines be given to children? Our inactivated vaccine would be the ideal to give it to 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees to 2 years
to 12 years, we want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial with a 300 or 500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. No, which one? Your Covaxin can go to children or your nasal vaccine can go to children? No, inactivated vaccine. Your Covaxin. Inactivated, yes, Covaxin. ये सब वैक्सीन 18 साल से कम उम्र की आबादी को अभी इसलिए नहीं लगाई जा रही है क्योंकि इन वैक्सीन के ट्रायल में बच्चों को शामिल नहीं किया गया था और ये पता नहीं था कि बच्चों पर ये वैक्सीन किस तरह से काम करेगी। अमेरिका और कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। कनाडा में फाइजर ने 2 से 5 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है और इसका दावा है कि इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका 6 साल से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल कर रही है। एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से भारत में लगाई जा रही है। फाइजर की सहयोगी कंपनी जर्मनी की बायोएनटेक का कहना है कि वो यूरोप के देशों में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जून में वैक्सीन लॉन्च कर देगी। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स जैसी कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की शुरुआत कर चुकी है। वैक्सीन सिर्फ इनएक्टिवेटेड वायरस नहीं है या सिर्फ एस प्रोटीन वायरल वेक्टर में नहीं, वैक्सीन में कम से कम 20-25 और कंपाउंड डाले जाते हैं, कुछ केसेस में एडजुवेंट डाले जाते हैं और उन सब की अपनी रिएक्टिविटी होती है और जरूरी नहीं है कि एडल्ट्स में जो हो वही बच्चों में हो, तो इसलिए ये ट्रायल करना एकदम से लाजमी हो जाता है। फाइजर वैक्सीन विल प्रोटेक्ट और कम से कम उनके अंदर ये बच्चों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। 12 से 16 को पहले देखिए और 16 से शुरू करिए, पहले 16, 15 इस तरह नीचे आए क्योंकि 15 से 16 साल के बच्चे जो हैं वो बाहर जा सकते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10 साल से कम उम्र के 7,69,000 बच्चे भारत में कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जबकि भारत में 11 से 20 साल के कोरोना प्रभावितों की संख्या तकरीबन 20 लाख है। तो सोचिए हिंदुस्तान में बच्चों पर कोरोना का खतरा कितना ज्यादा है। आज तक